नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यहाँ हमारी उत्तराखंड की एक रिवीजन सीरीज है जो कि हमारी उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर BS नेगी जी की पुस्तक है। तो इसका हम अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पर पुस्तक में दी गई हैं, तो रिविजन की तरह उनको हम यहाँ पर उन पर चर्चा करेंगे। तो यह हमारी वीडियो 5 वीडियो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यह वीडियो 6वीं है या भाग इसको आप 6 मान सकते हैं। और आज की यह जो वीडियो है तो इसमें हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल यानी जो कुनिंद वंश से प्रारंभ होता है ऐतिहासिक काल, तो इससे पहले हम उत्तराखंड के जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है जिसमें हमने शैलचित्र और अन्य जो मृदमान प्राप्त होते हैं, ताम्रपाषाण काल है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा राजवंश है वह है हमारा कुनिंद वंश। तो कुनिंद वंश की बात करें तो कुनिंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रमुख और साथ ही प्रथम राजनीतिक शक्ति भी थी। यानी इससे पहले जब हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं तो कोई राजनीतिक शक्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। उससे पहले सब अलग अलग थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें शैलचित्र प्राप्त होते हैं, थोड़ा बहुत मृदभान प्राप्त होते हैं या ताम्र जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उनसे यहाँ पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उस समय कैसा रहा होगा, किस प्रकार से लोगों का जीवन रहा होगा। तो यहाँ पर प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में हमें कुनिंद देखने को मिलते हैं, जिसके शासन की जानकारी हमें कुनिंद मुद्राओं से प्राप्त होती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का ऐसा राजवंश जिसका जो इतिहास है उसकी मुद्राओं के आधार पर लिखा गया है, तो ये है हमारा कुनिंद राजवंश। तो इसका प्रमुख स्रोत इसकी मुद्राएं हैं। इसके अलावा कालशिलेख के अनुसार कुनिंद लोग क्या थे, मौर्यों के अधीन थे। तो मौर्यों के जो टाइम पीरियड है तो उसमें यहाँ पर कुनिंद लोगों के बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि मौर्यों के अधीन रहे होंगे। इसके बाद यशवंत कठोच के अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। तो कठोच जी के अनुसार यहाँ पर कुनिंदों का शासन या टाइम पीरियड 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसके अलावा अमोघभूति की रजत और ताम्र मुद्राएं हमें पश्चिम ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी तक तथा दक्षिण में सुनेज से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। यानी वर्तमान में जो हमारा उत्तराखंड है और उसके साथ यहाँ पर ब्यास नदी यानी कुछ हिमाचल का भूभाग और साथ ही उत्तर प्रदेश का भूभाग सुनेज से लेकर बेहद तक, तो सहारनपुर का जो क्षेत्र है, तो वो सभी यहाँ पर क्या था, अमोघभूति के टाइम पीरियड में यहाँ पर जो कुनिंद वंश है इसके अधीन था। इसके अलावा यहाँ से रजत और ताम्र मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही दक्षिण में सुनेज जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं, अमोघभूत की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में यहाँ पर लिखा गया राज्ञा कुनिंदस अमोघभूतिस महाराजस, यानी प्राकृत भाषा का यहाँ पर उल्लेख है जिसमें यह राज्ञा कुनिंदस अमोघभूतिस महाराजस लिखा हुआ है। और इसके अलावा महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। तो महाभारत में कुनिंदों का वर्णन देखने को मिलता है जिसमें उनको द्विज कहा गया है और कुनिंद नरेजों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुनिंदों को द्विज कहा गया और जो राजा हैं उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया, यानी द्विजों में श्रेष्ठ। कुनिंदों की पहली राजधानी कलकूट थी, यानी कालसी के क्षेत्र में थी। दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी जो कि यहाँ पर काशीपुर के आसपास माना जाता है। उसके अलावा कुनिंद लोग क्या थे, शैव धर्म के अवलंबी थे या शैव धर्मावलंबी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा महाभारत और अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी प्राप्त होती है। वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख है। तो महाभारत का वन पर्व है तो उसमें यहाँ पर कुनिंद शासक सुबाहु की जानकारी मिलती है और कुनिंदों का यह प्रथम शासक है जिसके बारे में हमें यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुनिंद शासक का वर्णन किया है। तो विदेशी लेखक जो टॉलमी है तो उसके द्वारा भी यहाँ पर कुनिंद वंश का वर्णन किया गया है। कुनिंद मुद्राओं की बात करें तो टेरी गढ़वाल के थत्यूड़ और अठूर उत्तरकाशी के देवढुंगा, श्रीनगर के शुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भैड़गांव और कुमाऊं के कत्यूर घाटी यानी बागेश्वर के क्षेत्र से यहाँ पर हमें कुनिंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से। कुनिंदों के बारे में 5 अवलेख हमें प्राप्त होते हैं, 4 वरहूत से और 1 मथुरा से हमें प्राप्त होता है। तो यह भी कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है।
कुल 5 अभिलेख इसके प्राप्त होते हैं। कुनिंदों के समकालीन वंशों की बात करें तो यदुवंश वंश और औदुंबर जो गणराज्य थे वो कुनिंदों के समकालीन थे। कुनिंदों की मुद्राएं, कुनिंदों की जानकारी एकमात्र स्रोत क्या है? केवल उसके सिक्के हैं। कुनिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। और कुनिंदों की मुद्राओं की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की मुद्राएं, अमोघवर्ती प्रकार, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरा है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघवर्ती की जो मुद्राएं हैं वह रजत और तांबे की दोनों की बनी हुई हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, वो चांदी और तांबे दोनों में हमें देखने को मिलती है, जिसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का प्रयोग होता है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि हैं और दोनों रजत और तांबे दोनों की यहाँ पर मुद्राएं हैं। अल्मोड़ा मुद्राओं की बात करें तो 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और भगवत। तो यहाँ पर अल्मोड़ा से यहाँ पर इसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं इन शासकों की। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। तो अल्मोड़ा से प्राप्त जो 4 मुद्राएं हैं तो ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की है, एक आशेक की और शेष मुद्राएं क्या है? गौमित्र की है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं कत्यूर घाटी से एक साथ 54 मुद्राएं मिली, एक शिवदत्त, आशेक और शेष क्या है? गौमित्र की है। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो कि डॉक्टर MP जोशी को प्राप्त होती है। इसके अलावा अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः हमें 8 जो कुनिंद शासक थे यानी 8 राजाओं की जानकारी हमें अल्मोड़ा सिक्कों से प्राप्त होती है। कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। और 8 कुनिंद शासकों जिनके नाम हैं, तो 8 जो शासक हैं उनके नाम है शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, गौमित्र, विजयभूति, आशेक और अमोघवर्ती। तो ये प्रमुख 8 शासक हैं। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में हमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि अमोघवर्ती जो शासक है उसके शासनकाल में देखने को मिलती है। और साथ ही जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं तो उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद एक पुस्तक है MP जोशी की मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस। तो यह भी यहाँ पर कुनिंद वंश से संबंधित है। कुनिंदों की मुद्राएं 5 राज्यों से हमें यहाँ पर उत्तराखंड के अलावा 5 राज्यों से प्राप्त होती हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और 5वां हमारा उत्तराखंड है। तो 5 राज्यों से हमें कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। अमोघवर्ती के समय यहाँ पर मैदान पर शकों का अधिकार हो गया। तो अमोघवर्ती के बाद जैसे ही यहाँ पर अमोघवर्ती की मृत्यु होती है लगभग 60 ईस्वी के पूर्व के आसपास, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शकों का अधिकार हो जाता है। और इसकी पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित जो यहाँ पर शक संवत है तो उससे यहाँ पर इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। अल्मोड़ा सिक्के दिसंबर 1975 में खोजे गए थे। इसके अलावा 36 कुनिंद रजत व 2 स्वर्ण मुद्रा अठोर टेरे से प्राप्त होती हैं। तो 36 यहाँ पर कुनिंदों की जो चांदी की मुद्राएं हैं और 2 स्वर्ण मुद्राएं हमें अठोर टेरे से प्राप्त होती हैं। अमोघवर्ती प्रकार की मुद्राओं में 5 आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें देवी, मृग, चक्र, स्वास्तिक और नाग ये पाई गई हैं। तो हम देखते हैं जो पुराने यहाँ पर जितने भी मुद्राएं हैं तो उसमें प्राकृतिक चीजों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में अमोघवर्ती की भी जिसमें यहाँ पर ये आकृतियां बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं शकों के बाद उत्तराखंड में यहाँ पर कुषाणों की एंट्री होती है। तो कुषाणों की जो जानकारी है वह भी मुख्यतः यहाँ पर मुद्राओं से प्राप्त होती है, जिसमें वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण। तो यहाँ पर कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं। गोविशाण सिक्कों की जो खोज है तो 1960 में KP नौटियाल के द्वारा की जाती है। वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का और गोविशाण यहाँ पर काशीपुर का प्राचीन नाम है। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर यहाँ पर अधिकार कर लिया था और जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बताई जाती है। भारत में सर्वाधिक जो सोने के सिक्के वह कुषाणों द्वारा जारी किए थे। रेशम मार्ग पर भी इनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया राजा कनिष्क के द्वारा। साथ ही कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है और जिसका उत्तराधिकारी हुइस्क हुआ। हुइस्क की यहाँ पर 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती 1972 में टेहरी से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हुइस्क के शासनकाल की भी यहाँ पर जानकारी हमें
देखने को मिलती है। इसके अलावा कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशान टीले से यानी काशीपुर में गोविशान टीले से प्राप्त होती हैं, जिन पर शिव व नंदी का चित्र बना हुआ है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त होती हैं उधम सिंह नगर से, जिन पर वशु नामक राजा का नाम मिलता है। कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त होती हैं, तो कनिष्क की जो नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुषाण कालीन जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र और भरत मंदिर के उत्खनन से हमें यहाँ पर कुषाण कालीन अन्य अवशेषों की प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड का युधेय वंश, युधेय वंश की बात करें तो यह भी कुनिंदों के समकालीन वंश है और कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यहाँ पर युधेय शासकों की रही। युधेय कुनिंदों के समकालीन ही थे और साथ ही यह जौनसार, बाबर, देहरादून और काला डांडा जो कि लैंसडाउन का प्राचीन नाम है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो इनकी जो मुद्राएं हैं जौनसार, बाबर के क्षेत्र में और साथ ही लैंसडाउन से युधेय शासकों की 2 व 3 मुद्रा लेख प्राप्त वाले सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, यानी उनमें 2 और 3 मुद्रा लेख इन पर लिखे हुए हैं। युधेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा जो निर्मित सिक्के हैं उनसे प्राप्त होती है और साथ ही यमुना और सतलज नदी के मध्य भाग में यह स्थित था। इनका जो राजवंश है वह हमें देखने को मिलता है और जानकारी वही सिक्कों से हमें प्राप्त होती है। इन जो मुद्राओं के आधार पर इनके अधिष्ठाता देव क्या है, सूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है और साथ ही मुद्राओं से विदित होता है कि उनका जो शासन था उनमें गण शासन यहाँ पर विद्यमान थी। जो गण शासन प्रणाली है तो उसका अनुमान यहाँ पर इतिहासकारों द्वारा लगाया जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुत लेख में पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने युधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया। तो सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में हमें पता चलता है कि उसमें उससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो यहाँ पर युधेय हमारा गणराज्य था तो उसको यहाँ पर गुप्त वंश द्वारा या गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा विजित कर लिया जाता है। इसके अलावा जौनसार में 1936 में कुछ युधेय मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अन्य जो वंश हैं, युगसैल का गोत्रीय वंश, तो यह गोत्रीय कालसी प्रदेश के आसपास यह राज्य था। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक शीलवर्मन था और शीलवर्मन हमने परीक्षावाणी में भी पढ़ते हैं कि देहरादून के जगत ग्राम में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण इसने करवाया था और साथ ही यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे और शिव भवानी नामक राजा ने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके साथ शिव भवानी शासक के द्वारा भी यमुना तट पर अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुलुत वंश, तो कुलुत वंश यह हिमाचल के क्षेत्र में यानी कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और इसका जो वर्णन है तो वह वृत संहिता और मुद्रा राक्षस में हमें मिलता है। इसका जो प्रतापी शासक वीरयस को माना जाता है और वीरयस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यह वंश क्या है, जो कुनिंद शासक है तो उनके समकालीन यह वंश है। इसके अलावा काशीपुर में मित्र वंश रहता है जिसमें 2 राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, मातृमित्र और पृथ्वी मित्र। इसके अलावा हिमालय का कर्तपुर राज्य है। कर्तपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड यानी जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है या उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, तो रोहिलखंड का उत्तरी भाग यहाँ पर स्थित था यानी कर्तपुर राज्य इसमें विस्तृत था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुत अभिलेख में कर्तपुर राज्य का गुप्त साम्राज्य के अधीन एक राज्य बताया गया है, तो यानी गुप्त साम्राज्य के अधीन इसे बताया गया है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कर्तपुर पर कुनिंदों का शासन था एवं कर्तपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, जो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं कुनिंदों की, तो कुनिंदों का ही इसे राज्य बताते हैं और इनकी राजधानी को कार्तिकेयपुर बताते हैं। स्कंद गुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था, उस समय कर्तपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। तो हुणों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, बताया जाता है कि कर्तपुर राज्य पर भी हुआ था। साथ ही राहुल सक्करतायन के अनुसार हूण राजा तोरमान और मिहिर कुल के अधीन यहाँ पर हिमालय का कुछ समय कुछ भाग यहाँ पर रहा। इसके अलावा सिंहपुर का यदु वंश है, इसकी जानकारी भी हमें 6वीं 7वीं सदी के आसपास देखने को मिलती है। यदु वंश राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त जो राजकुमारी ईश्वरा थी उनके लेख से हमें पता चलता है कि इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम इसमें उल्लेखित है। यदुवंश का जो संस्थापक है श्री सेन वर्मन था और उसकी राजधानी यमुना प्रदेश में सिंहपुर में थी। इसके अलावा राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी
और जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त से इसका विवाह होता है। और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनाया था और इसी शिव मंदिर से यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का लेख हमें प्राप्त होता है, जहाँ से या सिंहपुर का जो यदुवंश है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर समकालीन वंश है कुनिंदों के छागलेश वंश। तो यह लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से छागलेश वंश से संबंधित है और इस खंडित अभिलेख में 7 राजाओं के नाम हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास और अंतिम नाम यहाँ पर नामछत नामक राजा का मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में नागवंश। छठवीं सातवीं सदी में यहाँ पर नागवंश का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से भी होती है। गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख प्राप्त होता है और इसमें 4 नाग राजाओं की जानकारी मिलती है, स्कंद नाग, गणपति नाग, बिबु नाग और अंशु नाग। तो 4 नाग राजाओं की जानकारी मिलती है। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने एवं शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। तो इस त्रिशूल लेख में उल्लेख है कि गणपति नाग के द्वारा यहाँ पर रुद्र महालय के सामने यहाँ पर शक्ति त्रिशूल की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, यानी मंदिर के सामने। इसके अलावा गोपेश्वर त्रिशूल लेख 6वीं 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिण ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है तो यह इसमें दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और उत्तरकाशी के बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख में नागवंशी राजा गणेश्वर तथा गुह की जानकारी मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक हमें प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर अभिलेख में यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जो जाता है वह नागवंश को ही जाता है। तो नाग शासकों की जो जानकारी है तो विभिन्न हमारे जो नाग मंदिर है इनसे मिलती है। साथ ही जो त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, तो इनसे यहाँ पर नागवंशी राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मौखरी राजवंश। तो मौखरी के संस्थापक हरिवर्मा थे 480 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और गृह वर्मा का जो विवाह है थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से होता है। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। तो नागों को परास्त करने का जो श्रेय है तो यह मौखरी वंश को जाता है, या कन्नौज में था। और मौखरी वंश के अंतिम शासक जो गृह वर्मा रहते हैं उनकी यहाँ पर हत्या हो जाती है और मौखरी जो राज्य है उनके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। तो बाणभट्ट द्वारा रचित यहाँ पर पुस्तक है हर्ष चरित्र। तो उसमें यहाँ पर उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री वैनसांग हिमालय के पोलो हिमोपोलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया। तो यानी जो चीनी यात्री वैनसांग आता है तो यह ब्रह्मपुर राज्य में आता है, जिसे पोलो हिमोपोलो कहा गया है। और वैनसांग ने यहाँ क्या कहा कि 5 बौद्ध विहार हैं। तो 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख उसने किया है। और साथ ही कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है। यानी वर्तमान में जो उत्तराखंड है गढ़वाल कुमाऊं, इसको ब्रह्मपुर कहा है कनिंगम ने। और साथ ही वैनसांग की बात करें तो वैनसांग ने गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार के लिए मोइलू कहा है, जिसका क्षेत्रफल उसने 20 ली यानी चीनी बताया है। इसके बाद हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। तो हर्ष के पश्चात यहाँ पर जब मध्य हिमालय की हम बात करते हैं तो 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो जाता है, जिसके बाद कान्यकुब्ज जो राज्य है तो यह अन्य छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्यों में विघटित हो जाता है। और इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य था वह ब्रह्मपुर था। तो कान्यकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी वैनसांग के 634 ईस्वी की यात्रा वृत्तांत सीयूकी से हमें मिलता है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उत्तराखंड के मदावर व गोविशाण राज्य का वर्णन किया है। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश था, जो कि एक स्वतंत्र था, जिसे स्त्री राज्य भी कहते हैं। तो यह जो राज्य था उत्तरी राज्य था और कहते हैं कि यहाँ पर यह स्वतंत्र था, कभी यह इसको विजित नहीं किया गया। और कुछ इतिहासकार इसे स्त्री राज्य भी बताते हैं कि यहाँ के जो शासक थे स्त्री थे। हर्षवर्धन के मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। तो इसके बाद हमें जो प्रमुख राजवंश देखने को मिलता है
तो वह पौरव राजवंश देखने को मिलता है। मार्कंडेय पुराण एवं वृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख किया गया है। तो मार्कंडेय पुराण और वृहत संहिता में भी यह पौरव या पर्वताकार राज्य का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वृहत संहिता की रचना बारामेहर के द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुर राज्य का पौरव राजवंश। तो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर क्या था, सर्वाधिक विस्तृत था और जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर कर्नाली नदी तक क्या विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशीय पौरव राजा माने जाते हैं। शासन की बात करें तो 6वीं से 8वीं सदी तक इनका शासन रहा पौरवों का, और इनकी जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है और राज्य इनका ब्रह्मपुर था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में की गई। तालेश्वर ताम्रपत्र में इनके 2 शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें द्वितीय वर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख है। और संस्थापक की बात करें तो पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन प्रथम थे। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। साथ ही यहाँ पर ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन और द्वितीयवर्मन व अंतिम यहाँ पर विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो 5 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है यहाँ पर ताम्रपत्रों से। पौरवों के कुल देवता यहाँ पर बिरणेश्वर स्वामी को माना जाता है। पौरवों शासकों की जो उपाधि थी महाराजा धीराज परम भट्टारक, तो वह उनकी यहाँ पर प्रमुख उपाधि रहती है। ब्रह्मपुर के पौरव जो राजवंश है और उनके प्रशासन का जो मुख्य स्रोत है तो वह अल्मोड़ा ताम्रपत्र से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तालेश्वर ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि में यह अंकित है। साथ ही तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न नगरों का वर्णन हुआ है, जिसमें दीपपुरी, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबपुर और ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर इसे इंद्र की नगरी और नगरों में श्रेष्ठ भी कहा गया है। इसके अलावा तालेश्वर ताम्रपत्र उद्यानों के लिए इसमें वटक शब्द का प्रयोग किया गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र में जो उद्यान है तो उसके लिए वटक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। पौरव वंश का प्रशासन, तो यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पौरव शासकों का निवास स्थान कोट कहा जाता है। तो पौरव वंश को जो शासक थे उनका निवास स्थल तो कोट और राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। साथ ही पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य कहा जाता था। पौरव वंश के सेना नायक बलाध्यक्ष कहलाते थे। संधि विग्रहक विदेश मंत्री और दिवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। साथ ही जमनपति यहाँ पर जो पदातिक सेना थी तो उसका मुख्य होता था, यानी जो पैदल चलने वाले सेना थी। जमनपति, विदेश मंत्री, संधि विग्रहक और लेखक वर्ग का प्रधान दिवीरपति, पौरव वंश का सेना नायक बलाध्यक्ष। और आय का जो मुख्य स्रोत है, अन्य राजवंशों में भी हम देखते हैं तो मुख्य जो स्रोत रहता है वो भूमिकर रहता है। इस टाइम पीरियड में इसे भाग कहा जाता था और साथ ही जो गुप्तचर का कार्य करते थे उनको कटुक कहा जाता था। भूकर को वसूलने वाला अधिकारी भागी कहा जाता था। तो यानी पौरव शासकों के समय जो आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहते थे, तो उसको वसूलने वाला अधिकारी भागी और कर भाग। तो पौरव काल में हमें 2 तरह की भूमि देखने को मिलती है, केदार व सारी। तो केदार व सारी नामक भूमि हमें देखने को मिलती है। केदार भूमि कहते हैं सिंचित भूमि को और सारी कहते हैं असिंचित भूमि को। तो इसके बाद जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर 3 प्रकार की भूमि हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा भूमि मापन के लिए यहाँ पर तो भूमि मापन के लिए 3 प्रकार के यहाँ पर विधियों का प्रयोग होता है, जिसमें द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम। तो 3 विधियां हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा पौरव वंश की सेनाओं को भी 3 भागों में बांटा गया, पैदल सेना, गज यानी हाथी वाली सेना और अश्वपति यानी घोड़े वाली सेना। तो 3 प्रकार की सेना यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका पैदल सेना का जो प्रधान है जमनपति कहलाता था, हाथी सेना का प्रधान गजपति और घोड़े वाली सेना का प्रधान अश्वपति यहाँ पर कहलाता था। पौरव काल में भूमि जो माप प्रणाली है वह द्रोणवाप यानी 16 नाली और या 32 सेर, कुल्यवाप 8 द्रोण या 256 सेर, खारीवाप 20 द्रोण या 640 सेर। इसके अलावा पौरव वंश के कुछ पदाधिकारियों का वर्णन है, जिसमें प्रतिहार महाअंगरक्षक को कहा जाता था, जमनपति पैदल सेना के अधिकारी को, महासत्रपति उत्सव अधिकारी को कहते हैं,
शुभकारपति प्रधान रसोईया, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिविरकोट यहाँ पर लेखक वर्ग का प्रधान। भागिक भूमिकर अधिकारी यानी भूमिकर को वसूलने वाला। कटुक गुप्तचर को कहते थे। भौतिक प्रांत अधिकारी को कहा जाता था और दूतक दूत को कहते थे। इसके बाद शत्रुघ्न राज्य, कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग यहाँ पर शत्रुघ्न राज्य में टूटा था और चीनी यात्री के अनुसार यहाँ पर इस राज्य की पूर्वी सीमा गंगा और उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। तो कनिंगम के अनुसार इतिहासकार इसका अनुमान लगाते हैं कि यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा रहा होगा। इसके बाद गोविशाण राज्य, तो कान्यकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविशाण था जो वर्तमान में हमारा काशीपुर का क्षेत्र है। तो गोविशाण राज्य काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद भी इसमें शामिल थे कनिंगम के अनुसार। तो गोविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में काली नदी तक था और कनिंगम ने कश्मीर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग किले को इस राज्य से संबंधित बताया है। साथ ही शत्रुघ्न ब्रह्मपुर गोविशाण का उल्लेख युवान चौंग द्वारा 624 के यात्रा वृत्तांत में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पलेठी शिलालेख है। तो यहाँ पर देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र शासक शासन कर रहे थे और देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का जो सूर्य मंदिर है 7वीं 8वीं सदी का, तो यह इससे हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है यह कल्याण वर्मन के द्वारा बनाया गया था और साथ ही इसमें जो शिलालेख है तो उससे नरपति वर्मन नामक शासक की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आदि गुरु शंकराचार्य, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में हमें आदि गुरु शंकराचार्य का यहाँ पर आगमन होता है और आदि गुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में केदारनाथ में इनके द्वारा अपने देह को त्यागा जाता है। उस समय उनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इष्टगण के समय उत्तराखंड में आए थे और आदि गुरु शंकराचार्य क्या थे, अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अद्वैतवाद के यहाँ पर प्रतिपादक थे या उसको मानने वाले थे। और आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर कार्तिकेयपुर जब राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें इष्टगण नामक शासक आएगा, तो उसके टाइम पीरियड में ये यहाँ पर आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना होती है, जिसमें ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। तो जो ज्योतिर्मठ है या जोशी मठ है तो वह हमारे उत्तराखंड में है। इसके अलावा शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ, जो कि चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंद पाद स्वामी थे। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु और माता सुभद्रा थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक। तो इसको हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।